Umesh Meena. Umesh Meena. Umesh Meena, contact me after this class. Okay. You just join for this lecture. If you are not able to activate your email ID, college email ID, official email ID, you will not be allowed to join the class in the next lecture. Okay, so this is your last lecture, and I think it is the first lecture also. It will be your last lecture if you haven't called me or contact me to make your ID. You are the IT student, Yes, sir. and you are the IT I student, and B1 I think B1 section से हूँ सर मैं. it is okay, but you are not सर very good वो in the ईमेल IT. Okay, वो ईमेल मेरे पापा की थी, तो सर उससे उनसे ये कर. भी तुम्हारी ही है, ठीक है। पर्सनल आईडी से नहीं करना ज्वाइन, ठीक है। अभी आज के लिए मैंने अलाउ किया है। नेक्स्ट क्लास से आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे अगर आपने कांटेक्ट नहीं किया है। मैं कितनी बार तुमको बोल चुका हूँ, बट कांटेक्ट नहीं कर रहे हो आप, और ना ही बता रहे हो कि सब मेरी आईडी बनानी है। सो और ना ही किसी स्टूडेंट से पूछ रहे हो कि कैसे ईमेल आईडी, क्या कौन सी ईमेल आईडी की सर बात कर रहे हो। ना ही किसी से पूछ रहे हो, जस्ट तुम आ रहे हो और मुझे क्लास में ज्वाइन करना चाह रहे हो। ये दूसरी आईडी से नहीं ज्वाइन करना है। दिस इज ऑन ऑफेंस, दिस इज ऑफेंस, पनिशेबल ऑफेंस अगर आप दूसरी आईडी से ज्वाइन करते हो। अब तुम्हारा नाम दिख रहा है, तुम्हारा आइकॉन बना हुआ है फैक्ट, फैक्ट टेंस, पता नहीं क्या टेक टेक, फैक्ट टेक बनाए हो सर तुम। चेंज कर देता हूँ ना, फोटो चेंज कर नहीं देता हूँ नहीं, एक ऐसे ऐसे नहीं होगा बेटा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तुमको अपनी ईमेल आईडी से करना पड़ेगा, वो कॉलेज की ईमेल आईडी जो मिलेगी उससे ही करना है। ये फर्जी आईडी से नहीं करना है। ठीक फर्जी है मतलब सर. ये तुम्हारी पर्सनल आईडी से नहीं करना है। तो जस्ट कॉन्टेक्ट मी आफ्टर द लेक्चर, ठीक है। यस सर. तो मैंने लास्ट क्लास में ये नहीं बताया था आपको कि और हाँ, हमने कुछ गलत इंटरप्रेट किया था और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में मैंने बताया था स्क्रीन विजिबल, राइट, सबको विजिबल है। ये जो वन है यस सर. पहले से वन लिखा होता है, ठीक है। अब ये वन पहले से इसलिए लिखा हुआ है, इससे पता चलता है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उसमें 4 डिजिट्स होंगी, और जो सैचुरेटेड है उसमें 3 डिजिट्स होंगी। जो सैचुरेटेड है उसमें तीन ही डिजिट होंगी, दिख रहा है, पहला और दूसरा और तीसरा। बट अनसैचुरेटेड में 4 डिजिट होंगी, इसलिए वन पहले से लिखा हुआ है। तो हमने ये क्वेश्चन हमने गलत इंटरप्रेट किया था। जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल ही गलत है, पूरा 114 लिखा हुआ है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ना कि अनसैचुरेटेड है। तो अब मैंने उसके लिए सेकंड के लिए मैंने एग्जांपल लिया आगे। रॉन्ग एग्जांपल्स थे वो दूसरे, तो हमने उसको सही किया हुआ है, करेक्ट किया हुआ है, अब ये सही है, ठीक है। रॉन्ग एग्जांपल्स को हमने कैंसिल कर दिया, ऊपर कट कर दिया है मैंने, अब ये सही है। तो अब अगर मैं ये नंबर दूं 1R1120, ये वाला वन तो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। ये वन होगा m-1, दैट इज m=2। ये 2 है, दिस इज n+1, 2 के बराबर होगा तो n=1 होगा, p की जगह पे 0 है। उसके अकॉर्डिंग आप निकालोगे q की वैल्यू, और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड, राइट। वैसे ही आप लोग देखिएगा, नोट्स नोट्स आप लोग रेगुलरली चेक किया कीजिए, मे बी इट मे बी सम अपडेट्स विल बी देयर, ओके। और हाँ, जो मैं बोलता हूँ कि आपको ये आंसर देना है तो आंसर देना है। ये नहीं कि आपको बार बार स्क्रीनशॉट भेज के बताया जाए कि आपको देना है आंसर। आपको याद होना चाहिए, जस्ट आफ्टर द क्लास यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन वेरी सिंपली, एंड 5 यू कैन डू द आंसर, यू कैन राइट द आंसर इन द नोट्स। जब भी नोट्स मिल रहा है उसमें जब भी मैं पूछ रहा हूँ तो आपको आंसर देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेजने की जरूरत ना पड़े मुझे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर आंसर, बट so many students are left, so many students are missing to submit the, I think so many students are also not submitted the assignments, okay. The next topic was the inorganic refrigerant that was left in the last lecture. So मैं फिर से दिखा रहा हूँ, इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं है, आर डैश 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट, बस यही है इसका नाम। अब NH3 है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 17, तो इसका क्या हो जाएगा 717, R 717। CO2 है 44 होता है उसका, तो 700 प्लस 44 दैट इज 744। H2O भी एक तरह से रेफ्रिजरेंट यूज किया जा सकता है, दैट इज इसका कितना होता है 18, तो इसका कितना हो जाएगा R 718। बस एक चीज बताइए आप लोग, जो वाटर अगर एज अ रेफ्रिजरेंट यूज किया जाए तो जो रेफ्रिजरेटर होगा उसका मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा, उसमें मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, 0. कितने, 0, ठीक है।
तब तक होगा जब तक वाटर लिक्विड में रहे, लिक्विड में रहेगा तभी तो फ्लो कर सकता है। रेफ्रिजरेंट को फ्लो करना है ना पाइप में, तो जैसे जीरो से कम करोगे वो आइस बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो हमने प्रॉपर्टी में देखा था कि आइस नहीं बनना चाहिए, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही नीचे होना चाहिए। पर फ्रीजिंग पॉइंट अगर मैं बस मुझे रिक्वायरमेंट है कि 0 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक मुझे कूलिंग चाहिए, तो मैं वाटर एज ए रेफ्रिजरेंट यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, इज इट ओके टू ऑल? So that Yes, we can sir. move for the next lecture, lecture number Yes. 17. So let's start with the numerical problem on COP. We have discussed so many times the coefficient of performance. What is coefficient of performance? We have seen so many times. Okay, so let's start with the numerical one. Numerical one. कुछ स्टूडेंट के माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कीजिए। दैट इज बाबूलाल कीर। ओके, न्यूमेरिकल वन। देखिए एक फ्रिज है, मैं बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग सोचिएगा। एक फ्रिज है जो काफ़ी देर से ऑन है, 24 आवर्स हो चुके हैं। तो उसके अंदर जो टेम्परेचर है फ्रीजर के जस्ट पास, जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हो चुका है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, -10 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा समझ में, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर inside the fridge is maintained to -10 degree centigrade. Then find the coefficient of performance of refrigerator if atmospheric नोट कर रहे हैं आप लोग? if atmospheric temperature is 35 डिग्री सेल्सियस। COP बताना है, जल्दी से बताइए, ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना हमको, जल्दी से बताओ। Your next lecture will be at 12:15, right? Anyone? सर ये नेगेटिव में आ सकता है ना? क्या COP? यस सर। नेवर। सर कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट तो नेगेटिव पॉजिटिव। Coefficient cannot be negative. What is the meaning of negative? Coefficient of performance negative, इसका मतलब कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, किसी का परफॉर्म ले रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है ना। सर क्या इसका परफॉर्म आंसर किया है? 2/9 आएगा फिर। -2/9। माइनस तो नहीं आएगा, 2/9। देखिए आप लोग छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो, तुम लोग इतनी ज़्यादा गलतियां कर रहे हो क्योंकि रिविजन नहीं हो रहा है टू द पॉइंट। मेरा जो नोट्स है काफ़ी शॉर्ट नोट्स है, बहुत ही कम लिख रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट होगा वो मेरा इमेज का होगा, कोई स्टेटमेंट होगा, थ्योरी होगी, वो बस कोई वो पढ़ ही नहीं रहा लोग। पढ़ना है, वो एग्जाम के टाइम पढ़ना है, बट इतना सा शॉर्ट नोट है कि आपको टू द पॉइंट देखना चाहिए, क्योंकि खुद ही इतना ही ज़्यादा कोइंसाइज है, तो आपको वो पॉइंट क्यों नहीं देख रहे हो? न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, दिस इज द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आना चाहिए। और कहीं भी एज ए इंजीनियर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आना चाहिए। उसके लिए आपको टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट को और फॉर्मूले को समझना है, कैसे यूज करना है। सो अब मैंने बहुत बार बता दिया है आपको, COP लिखा हुआ है, इट इज द लोअर टेम्परेचर टू द हायर माइनस लोअर। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी कैपिटल T लिखा हुआ है, इसका मतलब किस में है? केल्विन में। केल्विन में नहीं, लेकिन फिर भी गलती करेंगे आप लोग, फिर भी गलत किए जा रहे हो।
कितना आ रहा है बताओ रियल? सर 2/9 ही आ रहा है। 2/9 आ रहा है इसके हिसाब से, माइनस नहीं आ रहा है ना? सर 2 मिनट, सर मैंने केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया। आने के बाद भी 2/9 हो गया। What is the value of T2? T2 is minus 10 plus 273 in Kelvin. This will be in Kelvin. T1 is maximum temperature is 35 degrees Celsius plus 273 Kelvin. ये फ्रिज है, ये फ्रिज है, उसका जो फ्रीजर का स्पेस है, फ्रीजर के स्पेस में हमने क्या रखा है? ये स्पेस है, स्पेस का टेम्परेचर कितना हो गया है? -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। एटमॉस्फियर का टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस। तो हीट जो सब निकलेगी बाहर, वो यहाँ भी तो जाएगी। ये है -10, ये रेफ्रिजरेटर, और ये जो जहाँ पे हीट पहुँचानी है वो कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस। इस पर आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हायर टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। कितना आया बताइए COP? T2 will be 263 divided by 25। 5.8 सर। सर नीचे पॉइंट कितना फाइव आएगा? सर 0.5 है। ये 45 आएगा या 25 आएगा? सर 45 आएगा। 45 0.45 है। 45 0.45 45 इक्वल्स टू कितना आ रहा है हाँ बताइए? सर 5.8 5.8 5.8 बोल COP। बोल। यूनिट होगा क्या कुछ? नो सर। नो सर। ओके, समझ में आ गया ये? तो ध्यान रहे टेम्परेचर, टेम्परेचर हमेशा डिग्री सेल्सियस में दिएगा। इससे अपनी कंट्री में डिग्री सेल्सियस से डील करते हैं। द फार्मूलाज आर एब्सोल्यूट इन टेम्परेचर, इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर माइनस आएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों लेते हैं केल्विन में? केल्विन में क्यों लेते हैं? केल्विन क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है, केल्विन जीरो से स्टार्ट होता है केल्विन, इसीलिए जीरो से लिया, सॉरी केल्विन से लिया जा रहा है, ठीक है? ध्यान रहेगा ये कि डिग्री सेल्सियस में गिवन है, डिग्री यस सेल्सियस सर। में गिवन है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रेफ्रिजरेटर नोट करेंगे, और रेफ्रिजरेटर is working in between -5 degree Celsius to -5 डिग्री सेल्सियस एंड, साथ में नोट करते जाएंगे, -5 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, if electrical work electrical power has been supplied थोड़ा और इसको एप्लीकेशन बेस्ड बनाते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड बनाने में मैं ये यहाँ बता रहा हूँ। if electricity bill for refrigerator comes
for refrigerator comes 32 units. 32 units. आया समझ में? If refrigerator is switched on for 4 hours. 4 hours. Then determine the heat released to the surrounding per second. Refrigerator is working in between -5 degrees Celsius and 25 degrees Celsius. If electricity bill for refrigeration comes out to be 32 units, okay, and also if the refrigerator is switched on for 4 hours, 4 घंटे के लिए चलाया गया तो 32 यूनिट्स आ गया. Then determine the heat released to the surrounding per second. क्वेश्चन समझ में आया? How many of you understand the question statements and how many still thinking? बताइए. सर ये जो यूनिट्स आती है वो पर आवर के हिसाब से आती है ना? कौन सी यूनिट्स? हाँ. जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है उसकी यूनिट, उसको यूनिट बोलते हैं. उस यूनिट की यूनिट क्या होती है? वो होती है किलोवाट आर होती है, पर आर नहीं होती है, आर होती है, मल्टीप्लाई. ओके ओके सर. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन जल्दी से समाप्त करते हैं इसको कंप्लीट. रेफ्रिजरेशन इज वर्किंग इन बिटवीन, सो टीएल, व्हाट इज टीएल? लोअर टेम्परेचर T2. T2 कितना है? -5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 268, राइट? COP 268. 6.7 आ रहा है. COP अभी निकालना नहीं है, फिर देखते हैं फिर भी COP निकालना है कि नहीं निकालना है. T1 इक्वल्स टू 298. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें. इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो यूनिट आया, कितना यूनिट आया है? 32 यूनिट्स. ये यूनिट्स का यूनिट, इसके यूनिट्स की जगह पे क्या होता है देखिए ध्यान से. 32 किलोवाट आर, KWH. ध्यान से देखिए, कभी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है तो ऐसे आती है. तो जब रेफ्रिजरेटर का है उतना कितना आया है? 32 किलोवाट आर. अगर मैं बोलूँ कि ये कितने घंटे यूज़ किया गया है? 4 आवर्स. ठीक है, तो पावर गिवन टू द रेफ्रिजरेटर कितना होगा? 8 kilowatt. रेफ्रिजरेटर, राइट. टोटल पावर इज गिवन टू द रेफ्रिजरेटर इज 32 डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम कितना है?
4 आवर। 4 hour. So 8 kilowatt is the power given to the refrigerator. Okay, इस पूरे प्रोसेस में कितना हीट जनरेट हुआ होगा, उस हीट को पर सेकंड निकालना है। दिस एनर्जी इज किलो जूल पर सेकंड, राइट, किलो जूल पर सेकंड, दैट इज किलोवाट। ओके, अब देखिए ध्यान से, अब हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है, यहाँ पे टेम्परेचर है 268, यहाँ पे टेम्परेचर है 298। रेफ्रिजरेटर में हम वर्क करते हैं तो जाके हमको हीट बाहर निकलती है। ये है बाहर का निकलने वाला टेम्परेचर हीट, और ये है स्पेस, जहाँ पे स्पेस में ठंडा करना है वहाँ से हीट निकल रही है। और ये हीट है जो कि हमें कैलकुलेट करना है, जो सराउंडिंग में जा रहा है। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। कितना जा रहा है, Q1 जा रहा है। अब आपको COP के दो फॉर्मूले हैं, इन द टर्म्स ऑफ हीट एंड वर्क एंड आल्सो इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। सो इन द टर्म्स ऑफ हीट इज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, जो हमारे पास इफेक्ट है, इफेक्ट कितना है, Q2 अपॉन W। इसको हम लोगों ने दो फॉर्म में लिखा हुआ था, Q2 को Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू W लिख सकते हैं कि नहीं। सो Q2 इक्वल्स टू Q1 माइनस W लिख सकते हैं। Yes, sir. इज इट ओके? ओके, सो Q1 माइनस W अपॉन W, इस फॉर्म में लिख दिया हमने, इक्वेशन नंबर 1। COP का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर इज आल्सो, वी नो दैट इज T2 अपॉन T1 माइनस T2। This is equation number 2, and someone has find out what is the value of COP from the temperature formula. How much it is? ये बताएगा? 8.9. 8.9 COP. Okay, putting this value in equation number 1. In equation number 1, we have formula Q1 minus W upon W. Q1 minus W upon W. अब ये वर्क डन अगर हम लोग पर सेकेंड में हमारे पास है, ये वर्क डन हमारे पास किस टर्म में है, ये वर्क डन ही तो है, जो इलेक्ट्रिकल वर्क है जो हो रहा है, कितना है, 8 किलो जूल पर सेकेंड। 8 किलो जूल अगर पर सेकेंड आप इसको रखोगे तो ये जो Q1 है वो भी 8 जूल पर सेकेंड नहीं आएगा, किलो जूल पर सेकेंड नहीं आएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 8.9। तो Q1 कितना है निकालना है, माइनस 8 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 8.9। निकालिए कितना होगा Q1। एवरीवन प्लीज फाइंड आउट। Q1 यानी कितना टाइम लगाते हैं आपको कैलकुलेट करने में, आई डोंट नो। 72 किलोजूल पर सेकंड। 72 कितना बेटा, 80 के आसपास आएगा। 79.2. 79.2। Yes, sir, 79.2 kilojoule per second. यही है हीट जो कहाँ पे जा रहा है, सराउंडिंग में, राइट। कितना हीट पर सेकेंड वो रेफ्रिजरेटर ऑन करने, कितना हीट पर सेकेंड एनर्जी, इतनी हीट एनर्जी बाहर निकल रही है उस फ्रिज से, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल है, राइट। ओके, दिस इज इनफ फॉर द COP numerical based on COP, coefficient of performance. So let's start with the topic, that is VCRS. So the VCRS मतलब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ओके, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है ये सिस्टम। दैट इज रीड करते हैं, इसको डिक्टेट करते हैं। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन विच रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड। ये लिखा तो है रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड, primary refrigerant, it means the primary refrigerant is mostly used, primary refrigerants is used, which can easily grow and vaporize, is vaporized.
vaporize in a different atmospheric range of temperature and pressure. डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ये वेपोराइज होते हैं और लिक्विड के फॉर्म में भी कन्वर्ट होते हैं. तो रेफ्रिजरेंट इज कंप्रेस्ड एट अ हाई प्रेशर, सो इट इज कॉल्ड द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम. अब इसको कंप्रेस क्यों किया जा रहा है हाई प्रेशर पे? टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर. टेम्परेचर जब राइज होगा तो कोई भी सब्सटेंस अगर हाई टेम्परेचर पे है तो उसके पास टेंडेंसी होगी कि वो हीट को लो टेम्परेचर पे फ्लो करा दे. राइट. हम रेफ्रिजरेंट क्या कर रहे हैं हम लोग? रेफ्रिजरेंट को किस में रखे हैं? इवेपोरेटर में. वहाँ पे उसका टेम्परेचर कम है तो हीट क्या करेगा? वो अंदर जो फ्रिज के अंदर जो सामान रखा गया होगा, पेरिशेबल आइटम्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स रखे हुए हैं, वहाँ से वो हीट लेगा. अब वो हीट को सराउंडिंग में कैसे पहुंचाएगा? खुद का टेम्परेचर उसका कम है आपको, और हमें पता है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे ही हीट फ्लो होता है, लो से हाई पे नहीं होता है. अब लो टेम्परेचर मतलब उसका खुद का टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो हाई टेम्परेचर पे वो हीट फ्लो कैसे कराएगा? तो खुद का टेम्परेचर वो क्या करेगा? इंक्रीज कराना पड़ेगा. रेफ्रिजरेंट को अपना टेम्परेचर, हीट को तो ये रहेगा लेकिन अपना टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा मोर देन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, सो दैट इट कैन ट्रांसफर द हीट फ्रॉम इट फ्रॉम इटसेल्फ टुवर्ड्स सराउंडिंग. राइट. ये यहाँ पे मतलब हम लोग कर तो रहे हैं उल्टा काम, लेकिन नेचर को भी फॉलो कर रहे हैं साथ में. हमारे पास रेफ्रिजरेंट है -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे. ओके. हमको यहाँ पे हीट मिला कहाँ से? जो पेरिशेबल आइटम्स हैं जो हमने फ्रिज के अंदर रखा हुआ है. अब इसके पास हीट तो आ गया है Q2. अब ये यहाँ से इस Q2 को कुछ पार्ट किसको देगा? सराउंडिंग को. सराउंडिंग को कैसे देगा? सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस. हीट सप्लाई कैसे होगा? होगा ही नहीं ट्रांसफर. ये ट्रांसफर पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. तो पॉसिबल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बीच में क्या लगाते हैं? वर्क सप्लाई करते हैं. कंप्रेसर लगाते हैं. कंप्रेसर की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो टेम्परेचर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर राइज हो गया उसका 35 डिग्री सेल्सियस. अब 35 डिग्री सेल्सियस उस सिस्टम के पास इतना हीट है. अब वो हीट कुछ लॉस की वजह से कुछ Q1 हो गया, Q1 या फिर Q2 जो भी ज़्यादा है, या फिर हीट ज़्यादा मिल गया उसको तो हीट और ज़्यादा हो गया उसका. आपको पता है Q1 इज मोर देन Q2. जब कंप्रेस करेंगे तो इसके पास हीट बढ़ जाएगा ना, और उस सिस्टम के पास, रेफ्रिजरेंट के पास टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हीट ज़्यादा हो जाएगा. अब इसके पास Q1 है. अब ये Q1 35 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रांसफर हो सकती है. ठीक है. तो ओवरऑल कंप्रेशन कर रहे हैं, तो रेफ्रिजरेंट का कंप्रेशन कर रहे हैं. रेफ्रिजरेंट जब वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद कंप्रेस करते हैं, उसका टेम्परेचर राइज करते हैं. दिस इज ऑल कॉन्सेप्ट बिहाइंड हाउ रेफ्रिजरेंट्स आर वर्क. यहाँ पे ध्यान देना है हमको बस. ये बहुत बार एज अ मैकेनिकल इंजीनियर को स्टूडेंट मैकेनिकल में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और मतलब इसमें वाइवा का बहुत ही इंटरव्यू में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई वी आर यूजिंग कंप्रेसर. जब हम चीज़ को ठंडा ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है. रेफ्रिजरेंट पहले से ठंडा है, उसको यूज़ करें डायरेक्ट. हम क्यों कंप्रेसर लगा रहे हैं, फिर से गर्म कर रहे हैं उसको? ठीक है. ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको हीट को बाहर भी निकालना है, और बाहर तभी हो सकता है जब वो खुद का टेम्परेचर ज़्यादा हो. कहाँ से ज़्यादा हो? किसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा हो? एटमॉस्फेयर से. एटमॉस्फेयर के. ठीक है. वर्किंग प्रिंसिपल पूरा डायग्राम से समझ में आएगा. आप अगर यहाँ से पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा. वर्किंग प्रिंसिपल पूरा डायग्राम से समझ में आएगा. वर्किंग प्रिंसिपल है क्या? ये डायग्राम है. आप नहीं भी बनाओगे तो कोई चलेगा, बट मैं इसके बाद जो इसके इक्विवेलेंट जो डायग्राम बना रहा हूँ वो बनाना होगा आपको. इक्विवेलेंट डायग्राम जो इस इधर साइड में बनाऊंगा, यहाँ पे डिटेल्ड डायग्राम है, इसमें बहुत टाइम लगेगा. फिर भी आप ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे जो डार्क कलर में बनाया गया है वो है लिक्विड, और जो वाइट कलर में है वो है वेपर. तो ध्यान से देखिए. स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? स्टार्टिंग फ्रॉम कंप्रेशर. इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट बाहर निकला तो किस फॉर्म में है? वेपर या लिक्विड? डायरेक्शन में दिखा देता हूँ. ये सब डायरेक्शन है, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है वैसे डायरेक्शन. सॉरी ये नहीं, ये तो पूरा पैनल है. यहाँ पे है डायरेक्शन.
दिख रहा है? आप लोग बताइए, वेपर के फॉर्म में है या लिक्विड के फॉर्म में है बिफोर द कंप्रेशर? ये है कंप्रेशर, उससे पहले सर रेफ्रिजरेट वो लिक्विड कर के रहा फॉर्म है। में। लिक्विड कैसे दिख गया? सर वेपर वो वेपर के फॉर्म में ना, वाइट है अंदर, देखो पाइप के अंदर वाइट है पूरा, बाहर निकला सर पहले वाइट लिक्विड है में। फिर वेपर है, लाइक जस्ट पहले पूछ रहा हूँ ऊपर मैं, प्लांट कंप्रेसर के जस्ट पहले, यहाँ तो वेपर। कंप्रेसर इवेपोरेटर से आ गया जस्ट ना, पहले सर वेपर है। जस्ट पहले वेपर है। वेपर को क्या किया गया कंप्रेसर में, उसका प्रेशर और टेम्परेचर राइज किया गया और बाहर निकाला गया। जैसे ही बाहर निकालेगा, टेम्परेचर उस प्रेशर उसका ज़्यादा है, तो प्रेशर ज़्यादा है तो अपने आप फ्लो होगा इसमें कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर पाइप आपके फ्रिज के पीछे होती है, उसमें देखिए पहले तो वेपर था, जैसे जैसे उसका हीट निकलता गया वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होता गया और कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। दिख रहा है? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उसका प्रेशर ज़्यादा था तो प्रेशर हुआ राइज। प्रेशर जैसे राइज हुआ, अब उसको उसका टेम्परेचर और प्रेशर को डिक्रीज करना है कि नहीं करना है, बताइए? डिक्रीज करोगे तभी तो वो कोई एप्पल रखा हुआ है उससे हीट बाहर निकालेगा इवेपोरेटर के अंदर, तभी तो हीट बाहर निकालेगा, इसका अंदर लेके जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे इसका यहाँ तक पहुँचेगा, दिस इज रिसीवर एंड दिस कंप्लीट पोर्शन इज नोन एज द एक्सपेंशन डिवाइस। यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज होता है बहुत ही फास्टली, बहुत ही ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है टेम्परेचर और प्रेशर। तो जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है वो इवेपोरेटर के पाइप में चले जाता है। इवेपोरेटर आपको याद है क्या है? स्पेस इन द फ्रीजर, द पाइप्स इन द फ्रीजर। उसमें ये लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होगा क्योंकि खुद का टेम्परेचर इतना डिक्रीज हुआ कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। आपको दिख रहा है यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्टेड है। तो इवेपोरेटर में जैसे ही गया, अब यहाँ से जितना भी चीज़ें वो आप रखे हो फ्रिज के अंदर, फ्रिज के अंदर जितनी भी चीज़ें रखे हो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बताओ क्या होगा? हीट को लेगा ये लिक्विड, उसका टेम्परेचर कम हो गया -5 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज, तो ये हीट को लेता जाएगा, आगे बढ़ाता जाएगा। जैसे जैसे इसमें हीट बढ़ती जाएगी वो वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा, इवेपोराइज होता जाएगा। इवेपोराइज होते 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 प्रेशर कम है, प्रेशर को फिर से राइज किया जाएगा कंप्रेसर में, टेम्परेचर और प्रेशर राइज होगा, फिर कंडेंसर में जाएगा और ये साइकिल चलती जाएगी और धीरे धीरे कूलिंग इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा। ओके, इज इट ओके विथ ऑल? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कंपोनेंट मेनली आपको दिख रहे होंगे। मोस्टली द 4 components are to be written for understanding. This is evaporator, नाम लिख लेता हूँ, evaporator pipes, बस evaporator लिखा हूँ मैं। उसके बाद क्या आया है? evaporator के बाद ये पूरा evaporator है। उसके बाद क्या है? कंप्रेशर। उसके बाद आया कंप्रेशर। उसके बाद कंप्रेसर के बाद कंडेंसर पाइप, पीछे फ्रिज के पीछे कंडेंसर पाइप्स, कंडेंसर पाइप्स। उसके बाद आता है एक्सपेंशन डिवाइसेस, एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये डायग्राम भी बनाएंगे आप, तो you can explain the whole things behind the concept of how VCRS works. इवेपोरेटर से बाहर निकला, कंप्रेसर में गया, कंप्रेसर से बाहर निकला, कंडेंसर में गया, कंडेंसर से बाहर निकला, एक्सपेंशन में गया, एक्सपेंशन डिवाइस में। उसके बाद once again it is comes out to the evaporation. अब मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज 4। अब आप लोग थोड़ा रिलेशन में बताइएगा, T1, T2, T3, T4। टेम्परेचर के बारे में बताना है, T1, T2, T3 एंड T4। रिलेशन क्या होंगे? T1 से T2 ज़्यादा होगा या कम होगा? T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा? T2 ज्यादा होगा। T2 ज़्यादा होगा, कंप्रेसर लगा हुआ है। T2 और T3 में
यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, फेज एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, तो ये दोनों बराबर होंगे। कई बार बराबर होते हैं, कई बार कम ज़्यादा भी होते हैं, वो भी हम केस देखेंगे। मोस्टली वो था सेम, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कहाँ पे टू के बाद क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर क्या कर रहा है, फेज चेंज कर रहा है। देखिए आप यहाँ पे गैस के फॉर्म में है, यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में है, तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है फेज। फेज चेंज होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही लिक्विड भी रहता है और गैस भी रहता है, राइट। T3 और T4 में बताइए, प्रेशर और टेम्परेचर को डिक्रीज होना है कि नहीं होना है? 3 एक्सपेंशन ज़्यादा मतलब होगा। वॉल्यूम राइज होना। एक्सपेंशन का मतलब है वॉल्यूम का राइज होना, वॉल्यूम का राइज होना, ठीक है। वॉल्यूम जैसे राइज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होना जरूरी है, क्योंकि इवेपोरेटर पाइप के अंदर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बहुत ही कम होना चाहिए, सो दैट यहाँ पे जो रखा हुआ एप्पल है वो अपना हीट इसको दे दे, इवेपोरेटर में। ओके, समझ में आ रहा है? Yes, sir. पूरी तरह से 100% समझ में आना चाहिए, अदरवाइज रेज योर हैंड और यू आस्क डायरेक्टली, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। T3 और T4 में T3 ज़्यादा है। प्रेशर बताइए, P1 और P2। T2 ज़्यादा होगा। P2 ज़्यादा होगा। P2 और P3 फेज चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे ही होता है, याद रखिएगा। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों सेम होते हैं फेज चेंज में। P3 और P4 में P3 ज़्यादा होगा। तो सबके लिए सेम है रिलेशन, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के लिए सेम है रिलेशन, बट दिस कैन बी चेंज समटाइम्स, दिस कैन बी चेंज। ओके, नोट करना है किसी को? राइट साइड का जो डायग्राम है, नंबर इंपॉर्टेंट है 1 2 3 4। देयर आर 4 प्रोसेसेस, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and once again 4 to 1. सर रिसीवर में कलेक्ट होता है क्या, मतलब लिक्विड? यस, रिसीवर एक सिलेंडर है जिसमें कलेक्ट होता है। ऊपर से जब कंडेंसर से जो लिक्विड आ रही है वो एक जगह इकट्ठा होती है, और वो जो सिलेंडर है उसमें जैसे जैसे लिक्विड इकट्ठा होता है वॉल्यूम बढ़ने के कोई चांस नहीं है, तो प्रेशर राइज होगा। प्रेशर राइज होगा। प्रेशर राइज होने का मतलब ये है कि बंद ऐसा है कि हम जब उसको पतली नली से बाहर निकालें, पतली पाइप से बाहर निकालें, तो बहुत ही फास्ट एक्सपेंशन हो। आपको पता होगा जैसे कोई जैसे बलून है, अगर बलून के ऊपर सरफेस पे अगर आप होल कर देते हो छोटा सा, उसमें वाटर फिल करके छोटा सा होल कर देते हो, तो जो पानी निकलेगा बहुत ही एक्सपेंशन के फॉर्म में निकलेगा, बहुत चारों तरफ से निकलेगा, समझ रहे हैं, फैल के निकलेगा बाहर की तरफ, तो एक्सपेंशन होगा, ठीक है। इसलिए इसको सिलेंडर रखते हैं। दैट रिसीवर डजंट हैव एनी मीन्स in say the responsibility to change the temperature and pressure, only the expansion device where it is यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व, यहाँ से जैसे यहाँ से निकलता है, जब यहाँ से निकलता है लिक्विड तो उसका एक्सपेंशन होता है। लिक्विड के फॉर्म में निकला है, ठीक है, पूरा लिक्विड के फॉर्म में निकला है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका होगा, राइट। ड्रॉ हो गया डायग्राम राइट साइड का। नोट्स में आपके पास ये लेफ्ट साइड का डायग्राम दिया होगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब देखेंगे टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम एंड पीएच डायग्राम। पीएच डायग्राम for this process VCRS. pH and TS diagram. T for टेम्परेचर, temperature, S for entropy, एंट्रोपी, T for pressure, and H for heat, एलपी, enthalpy. Enthalpy. ओके, ये डायग्राम देखते हैं हम लोग, दोनों साथ साथ में देखेंगे, दोनों चीज साथ में देखेंगे। उसके पहले मैं जो सिस्टम है, जो 4 कंपोनेंट है मेनली, इवेपोरेटर, ई लिख रहा हूँ मैं,
उसके बाद कंडेंसर सॉरी कंप्रेशर, उसके लिए सीपी लिख रहा हूँ। उसके बाद कंडेंसर के लिए सीडी लिख रहा हूँ। इसके बाद आता है एक्सपेंशन डिवाइस, उसके लिए लिख रहा हूँ मैं ई डी। दिस इज 1 2 3 and 4। ओके 1 2 3 4। अब ध्यान से आपको देखना है कि प्रोसेस कैसे हो रहा है। टीएस डायग्राम में बना रहा हूँ पहले। टीएस डायग्राम को समझेंगे। पहले भी हम लोग देखा है कि एक डोम में बनाता हूँ। डोम ऐसा कुछ होता है, इधर लिक्विड फेस, इधर वेपर फेस, और बीच में L+P, बीच में L+P, फेस चेंज होगा बीच में। ठीक है। अब इस पे जो प्रेशर लाइंस होती हैं वो कांस्टेंट ऐसे चलती हैं। बीच में जब फेस चेंज हो रहा है, जब बीच में फेस चेंज हो रहा है उस टाइम प्रेशर क्या है, कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो कांस्टेंट लाइन ऐसी ही होंगी। प्रेशर, इधर है टेम्परेचर, इस डायग्राम ही बना रहे हैं, और इधर है एंट्रोपी। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसे बनती हैं टीएस डायग्राम, कांस्टेंट प्रेशर लाइंस। इस पे प्रेशर सेम होंगे और इस पे प्रेशर सेम होंगे। ये कोई लाइन है दैट इज यू कैन से PH हाई प्रेशर, दिस इज लो प्रेशर PL। ओके ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इवेपोरेटर से जैसे ही रेफ्रिजरेंट बाहर निकला उसका फेस चेंज हो चुका होगा, इवेपोराइज हो चुका होगा, वेपर में बदल गया होगा, टेम्परेचर उसका कम होगा या ज्यादा होगा। टेम्परेचर कम है ना, इवेपोरेटर नहीं, हीट जब लिया है उसने तो उसका खुद का टेम्परेचर कम है। हीट उसने खींचा है, टेम्परेचर उसका कम है, यहाँ पे है। ठीक है। फ्रीजर हमेशा ठंडा ही रहता है, इवेपोरेटर के अंदर जो पाइप है हमेशा ठंडा रहता है, चाहे कितना भी हीट ले लो। सारी बात समझ में, तो टेम्परेचर उसका कम ही होता है। इसका मतलब वो पोजीशन कौन सी होगी, वेपर में कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है। और टेम्परेचर भी कम है। अब ये टेम्परेचर कम वाला है या ज़्यादा वाला है, बताओ। ये TL और ये TH होगा ऊपर वाला। ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन होगी कि नहीं, क्योंकि ये वर्टिकल जो एक्सिस है वो खुद एक टेम्परेचर है। ठीक है। तो ये पॉइंट होगा इवेपोरेटर के जस्ट बाद, इसको क्या बोलेंगे 1। उसके बाद कंप्रेशर में कंप्रेस होगा कौन, रेफ्रिजरेंट। उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वो प्रोसेस होती है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है, तो एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो सीधा चलेगा ऊपर तक। ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर बदल गया। तो कंप्रेशर में आपने देखा होगा कि ये वेपर में कन्वर्टेड है, वेपर में नहीं, बाहर निकल रहा है, वेपर में है ना, वेपर के फॉर्म में है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, कंप्रेसर के बाद वो वेपर के ही फॉर्म में है, लेकिन उसका प्रेशर और टेम्परेचर राइज हो चुका है। ओके। 2 to 3 में क्या है, कंडेंसर। 2 to 3 में कंडेंसर है, वो क्या करेगा, पूरे वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। तो उसमें आप देखेंगे कि थोड़ा टेम्परेचर डिक्रीज भी हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक बताओ। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिक्रीज हो सकता है। टेम्परेचर उसी मैंने उसको रेड कलर का किया हुआ था यहाँ पे, T2 इज इक्वल्स टू T3, ये जरूरी नहीं है। तो T2 यहाँ पे है, लेकिन 3 यहाँ पे, पूरा इसका फेस चेंज होगा और लिक्विड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे लिक्विड में आ चुका है ना ये 3, तो T2 और T3 जरूरी नहीं है हमेशा बराबर हो। अभी दिखाऊंगा मैं कि बराबर कैसे हो सकता है। तो ये 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है या नहीं, ऐसा
है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे ही है अभी। उसके बाद 3 to 4 क्या आ रहा है, एक्सपेंशन डिवाइस। एक्सपेंशन डिवाइस में क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज होंगे। एंड दिस 3 to 4 प्रोसेस इज नोन एज आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। आइसेंथैल्पी, एंथैल्पी सेम, यहाँ से यहाँ तक आइसेंथैल्पी कुछ ऐसा चलता है। ये कर्वेचर होगा, एच आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए एच इस ना ही वाई एक्सिस में है ना ही एक्स एक्सिस पे है, तो ये कर्व होगा। तो 3 to 4 is isenthalpic process. 4 to 1, once again it is a constant pressure and constant temperature process. This process will happens like this. ठीक है। मेन हमारा जो इफेक्ट है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, वो कौन सा है, ये वाली जगह है कि नहीं, इवेपोरेटर वाली। जो वर्क इनपुट दे रहे हैं वो कहाँ दे रहे हैं हम लोग, इस वाले पोर्शन में दे रहे हैं। तो इसकी टीएस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो सीओपी होगा, सीओपी क्या होता है, सीओपी देखिए यहाँ पे एप्पल रखा हुआ था, तो इस रेड कलर एप्पल, इट इज रेड कलर्ड एप्पल, यहाँ पे एप्पल रखा हुआ है, इससे इसने हीट लिया, अंदर गया हीट, इवेपोरेटर में गया हीट, यही तो हीट है Q2। तो हीट इन द रेफ्रिजरेशन, उसी को बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। जो हीट लिया गया है Q2 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, वर्क इनपुट, ओके। Q2 को ही बोल देते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। वर्क इनपुट कौन है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, वर्क बाय टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है जी, बोलो। और वर्क और हीट को एंथैल्पी में कन्वर्ट किया जा सकता है। Q2 जो प्रोसेस है वो कहाँ से कहाँ तक है, 4 to 1, फाइनल माइनस इनिशियल, H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट 1 से 2 में हो रहा है, फाइनल क्या है H2, H2 इज द एंथैल्पी एट 2 माइनस H1। एंथैल्पी के टर्म में भी हम COP को लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो Q2 है या फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, 4 to 1, और वर्क कहाँ हो रहा है 1 to 2। तो फाइनल माइनस इनिशियल करके आप एंथैल्पी के टर्म में भी COP को लिख सकते हो, ओके। नोट करना है आपको, नोट कीजिए, जल्दी नोट करो। हो गया, नोट हो गया, हो गया बच्चों, यस सर, हो गया। हो गया। अगर कई बार क्वेश्चन आया है कि VCRS का पीएच डायग्राम बनाइए, पीएच डायग्राम, पीएच डायग्राम भी देख लेते हैं जल्दी से। पीएच डायग्राम, पीएच डायग्राम, पीएच डायग्राम में भी डोम बनता है, बट उसका शेप कुछ ऐसा होता है, ऐसे। पीएच डायग्राम, यहाँ पे P है और यहाँ पे H है, ठीक है। इसमें जो डायग्राम बनेगा, अब कांस्टेंट एंथैल्पी कहाँ है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन कहाँ है, वो वैसे इसमें भी वैसे ही बनते हैं, बट आपको पता है 3 to 4 क्या है, H3 = H4, ध्यान रहे, H3 = H4, H3 = H4, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कौन सा है, H3 = H4, और एंट्रोपी की बात करें तो S1 = S2, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो 1 to 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में पीएच डायग्राम में हम लोग जो बनाते हैं, ये प्रोसेस 1 to 2 इज लाइक दैट, 1 to 2,
ठीक है, और प्रेशर कांस्टेंट है 2 to 3, तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा या नहीं? 2 to 3 हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ऐसे, 2 to 3, 3 to 4 वर्टिकल लाइन होगा या नहीं? आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, 3 to 4, 3 इक्वल्स टू 4 सीधा होगा वर्टिकल लाइन। उसके बाद फिर से वही फेस चेंज, प्रेशर तो कांस्टेंट ही है, 3 to 4, सॉरी 4 to 1। तो ऐसे कुछ बनेगा पीएच डायग्राम। आप प्रोसेस तो लिख सकते हो, 1 to 2 क्या है, 2 to 3 क्या है, अब आप लोग बताइए क्या क्या है, 3 to 4 क्या है, 4 to 1 क्या है, 1 to 4 क्या है प्रोसेस? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर क्या है बताइए? कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा जरूरी नहीं कांस्टेंट होगा। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ये लिखा नहीं जा रहा इस पे, एक सेकंड। डायग्राम आप लोग बनाए हो तो बताओ जल्दी क्या होगा। कांस्टेंट प्रेशर कंडेंसेशन, या फिर बोलें आइसोबैरिक, आइसोबैरिक कंडेंसेशन। 3 to 4 क्या है? आइसेंथैल्पिक, आइसेंथैल्पिक expansion, एक्सपेंशन। 4 to 1 आइसोबैरिक, आइसोबैरिक एंड आइसोथर्मल। टेम्परेचर प्रेशर दोनों सेम है। इवेपोरेशन, तो इसको आप लोग डिटेल में भी लिख सकते हैं कि नहीं, 1 से 2 किस में गया। The refrigerant flows from 1 to 2 in the compression where constant constant entropy compression takes place। उसके बाद वो पूरी की तरफ वेपर में कन्वर्ट हो गया। That vapor is enters into the condenser at point 2 and comes out from point 3 from the condenser with a constant pressure। Okay, then तो आप सीक्वेंस में ये पूरा प्रोसेस लिख सकते हैं, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 2, and this process repeats once again, means again and again, and cooling effects will increases। Okay, this cycle repeats again and again, and the cooling effect will rises up, and the temperature will decrease at the space where 4 to 1 process occurs। Okay, ठीक है। समझ में आ गया? किसी को डाउट? किसी को डाउट? डाउट नहीं है? नहीं है वो भी बोलो, है तो बोलो। नो सर। ओके, अभी तक के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आई है, नहीं आई है, बता दीजिए आप लोग। एंड वंस अगेन आई हैव शेयर्ड a QR code for the BME course 2020-21 that will be shown on this front page of a classroom। मैं कई बार बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें गूगल शीट मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो गूगल शीट का QR कोड बनाया है। इस QR कोड को अगर सेव कर लोगे आप, तो उसको आप अगर स्कैनर में अगर इंसर्ट करोगे अपने स्कैनर में, QR कोड स्कैनर में, तो डायरेक्ट ओपन हो सकता है, या फिर अपने लिंक अगर आप सेव करके रखे हो कहीं भी तो दैट इज़ ओके। बट
आपके पास ये मतलब बहाने नहीं होने चाहिए कि आपने अटेंडेंस देखा ही नहीं। आपने अटेंडेंस देखा है, आपने आपका अटेंडेंस कई सारे स्टूडेंट का बहुत ही पुअर है, तो प्लीज़ इम्प्रूव योरसेल्फ। मैं अभी 1-2 दिन में डेट देने वाला हूँ कि अगर आपने वाइवा दे दिया अपने सारे एब्सेंट डेट के, तो आपके अटेंडेंस इम्प्रूव हो सकते हैं बिफोर द एग्ज़ाम। फिर आपकी कॉपी मैं ही चेक करूँगा, अदरवाइज़ मैं चेक नहीं करूँगा। अगर अटेंडेंस आपके बेंचमार्क से नीचे है तो मैं चेक नहीं करूँगा। फिर ध्यान दें, आपको स्क्रीन दिख रही होगी, अटेंडेंस अभी भी बहुत लोगों के पुअर हैं, काफ़ी पुअर हैं। जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, अभी जिसको करेक्शन करवाना है अटेंडेंस में, कोई किसी का अटेंडेंस कम है, लिखा हुआ गलत है, वो मैं तुरंत के तुरंत सही कर सकता हूँ। बताओ, किसी को दिक्कत है तो अटेंडेंस आप चेक कर लीजिए यूजिंग द QR कोड, और यू कैन डायरेक्टली गो टू द लिंक। लिंक मैंने बहुत पहले ही गूगल क्लासरूम में दिया हुआ है, नीचे आप देखेंगे, कहीं भी नीचे देखेंगे लिंक है अवेलेबल। आई थिंक इट इज़ एट अ वेरी फर्स्ट, यहाँ पे सबसे नीचे है ये, ऑन 26th ऑफ अप्रैल आई हैव शेयर्ड द लिंक। स्क्रीन नहीं दिख रही है? अच्छा, नहीं सर। ओह स्क्रीन शेयर ऑफ कर रखा है। तो अटेंडेंस आपको दिख रहा है, काफ़ी पुअर है कई लोगों का भी। रेड कलर दिख रहा है आपको, रेड कलर इज पुअर, मतलब 75 से कम है। तो और ये क्लासरूम में सबसे नीचे जाएंगे आप तो 26 अप्रैल को मैंने गूगल शीट का लिंक भेजा था, ये ओपन करके आप गूगल शीट में देख सकते हो अटेंडेंस डे बाय डे, और कौन से दिन का अटेंडेंस चाहिए उस दिन का लेक्चर आप रीड कीजिए बाय वीडियो, बाय लेक्चर नोट्स। और आपको बस एक क्वेश्चन का वाइवा देना है, एंड दैट मैं शेड्यूल करने वाला हूँ 2 दिन में, शायद डे आफ्टर टुमारो मैं वाइवा का शेड्यूल करूँगा, शाम को 6 और 7 के बीच में। वो वाइवा में सबको अटेंड करेगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना होगा, एक आंसर दोगे अटेंडेंस उस दिन का मिल जाएगा। तो ये आपको लेकिन पढ़ के करना है, ऑब्वियसली पढ़ के करना है, क्योंकि आप पूरे लेक्चर में कोई एक क्वेश्चन पूछूंगा उसके लिए आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अटेंडेंस लीजिए और मिड टर्म के एग्जाम को मेरे से कॉपी चेक करवाइए, सो दैट यू विल गेट द मार्क्स ऑफ द मिड टर्म में। ओके, एनी डाउट? Any other doubt? किसी को? Let me take your attendance. सर Yes. मेरे एक दिन मैंने आपको मैसेज भी करा था कि नेटवर्क Yes. इशू के कारण लास्ट में किस लेफ्ट हो गई थी। हाँ बेटा, किस डेट का था वो बताओ? मैंने ऐड कर दिया था शायद तुम्हारा, देखा नहीं तुमने? देखो, तुमने देखा Sorry, नहीं इसलिए sir. पूछ रही है, तुमने देखा नहीं इसलिए दिख नहीं रहा तुमको। तुमने अटेंडेंस शीट गूगल शीट में देखा ही नहीं, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैंने तुम्हारा अपडेट कर दिया था। क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धि भंडारी। किस डेट का था बताओ, किस डेट का था? बोल नहीं रही है। सिद्धि भंडारी बोलो, 29th किस डेट का? 29th 29 का था। अच्छा, लास्ट लेक्चर, ठीक है, इम्प्रूव चेंज हो गया है, ठीक है, चेक कीजिए आपका अटेंडेंस। यस सर। किसी और को दिक्कत है बताइए? चलिए, थैंक यू ऑल, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.